हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर के एमसीक्यू प्लस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की, चाहे वो डीएसएसपी की कर रहे हैं या फिर केबीएस, एनवीएस या फिर एचटेट, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैंने जो है 8 क्लासेस कंप्लीट करा दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डैश, यानी सौर विकिरण पृथ्वी पर डैश के रूप में पहुंचता है। इस क्वेश्चन में पूछा है जो सूर्य से जो किरणें आती है, यानी सूर्य से जो रेडिएशन आती है वो किस फॉर्म पर जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। देखो, जो सूर्य से ये जो विकिरण आती है, जो रेडिएशन आती है, ये जो है शॉर्ट वेव की फॉर्म में जो है पहुंचती है, यानी लघु तरंगों के रूप में ये जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। ठीक है। और जो अर्थ होती है उसे, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो इसे रिफ्लेक्ट बैक करती है, यानी रिफ्लेक्ट किस फॉर्म में करती है, लॉन्ग वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में? लॉन्ग वेव की फॉर्म में करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसे हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी स्थलीय विकिरण। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सोलर रेडिएशन रीच द अर्थ किस फॉर्म में पहुंचती है, शॉर्ट वेव की फॉर्म में पहुंचती है। लॉन्ग वेव की फॉर्म में क्या पहुंचती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द अर्थ एटमोसफियर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है, जो अर्थ का एटमोसफियर है, वो किस चीज़ से जो है गर्म होता है, हीट होता है, तो वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, यानी लॉन्ग वेव को क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंगे, या फिर स्थलीय विकिरण के द्वारा, स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन के द्वारा, यानी जो फैली हुई है सौर विकिरण उसके द्वारा, या फिर रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, यानी परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, या फिर शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा, या फिर लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा। हमसे पूछा कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। देखो, जो पृथ्वी से जो भी सन रेडिएशन आती है उसके द्वारा जो है जो हमारी अर्थ होती है वो गर्म नहीं होती है। किससे गर्म होती है? जो भी रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो भी हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, यानी स्थलीय विकिरण होती है, उसके द्वारा जो है हमारा जो है अर्थ सरफेस जो है हीट होता है। कल भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो जो है इन जाने वाली रेज को, इन रेडिएशन को जो है कुछ हद तक ब्लॉक कर लेता है, यानी रोक लेता है, जिससे जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ सरफेस, वो गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। तो किसके द्वारा गर्म होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉन्ग वेव या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा जो है हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है? जो सूर्य से जो भी रेडिएशन आ रही है, यानी शॉर्ट वेव को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले है एंगल ऑफ सनरेज, यानी सूर्य की किरणों का कोण। ये बिल्कुल फैक्टर जो है प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, जैसे ये सन है, अगर यहाँ से ये अपनी रेज डालेगा, किरण डालेगा, ऐसे डालेगा, ठीक है, ये इस तरह से जो है किरण अपनी डालेगा। देखो,
जहाँ पर ये डायरेक्ट डालता वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर साउथ पोल पर तो पहुँच ही नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एंगल होता है सन का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इंसोलेशन को। तो फर्स्ट फैक्टर भी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है डे लेंथ यानी दिन की लंबाई। बिल्कुल, दिन जितना लंबा होता है उतना गर्म होता है, तो ये भी जो है एक फैक्टर रहेगा। सन सपोर्ट भी हमारा फैक्टर रहेगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके अलावा हम और भी फैक्टर देख लेते हैं इंसोलेशन के, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का घूमना। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ ये भी एक फैक्टर रहेगा जो इंसोलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ सनराइज, लेंथ ऑफ डे, और एक हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी देखो, जो हमारा वातावरण जितना साफ रहेगा उतनी रेडिएशन जो है हमारी धरती पर पड़ेगी, उतनी ज़्यादा किरणें जो है धरती पर पड़ेगी। ठीक है, तो एक हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट पेरिहेलियन विच जनरली ऑकर्स ऑन जनवरी 3। देखो यहाँ पर बोला है कि जो अर्थ है वो सन के पास होती है 3 जनवरी को, और उसे पेरिहेलियन बोला जाता है। पेरिहेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी जिस दिन सूर्य और अर्थ के अंतर्गत, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये सूर्य है, अर्थ हमारी इस तरह से जो है, एक मिनट गाइस, जैसे ये हमारा सन है, अर्थ जो है इस तरह से जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो यहाँ पर क्या हो गए, ये जो अर्थ है ये सन से दूर हो गई, और यहाँ पर क्या हो गई, पास में हो गई। जब पास में होती है सन और अर्थ तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, द अर्थ इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरिहेलियन, यानी उपसौर में पेरिहेलियन में जो अर्थ है वो दूर होती है सन से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है The earth is farthest away from the sun at एपीहेलियन which generally occurs on 4 जुलाई। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहेलियन बोलते हैं। ठीक है, यानी अपसौर बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन एट एपीहेलियन विच इज़ जनरली। तो फोर्थ भी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा, हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी पेरिहेलियन किसको बोलेंगे, पेरिहेलियन जब अर्थ जो है सन के पास में होता है। ठीक है, कब होता है ये, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, और कितने किलोमीटर पर होता है, 147 मिलियन किलोमीटर जो है के बीच में जो है सन और अर्थ के बीच में जो है 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होती है उस दिन। एपीहेलियन कब होता है, 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी और सन के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी रहती है, और वो दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, पी से पेरिहेलियन और पी से पास। ठीक है, दोनों पास होते हैं अर्थ और सन 3 जनवरी को 147 मिलियन किलोमीटर, और एपीहेलियन में दूर होते हैं 4 जुलाई को 152 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंसोलेशन। यहाँ पर हमें बताना है कि सूर्य ताप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है। फर्स्ट है इट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि जो इंसोलेशन है वो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। देखो इंसोलेशन क्या होता है, जो पृथ्वी से जो किरण आती है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसे हम इंसोलेशन बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि इंसोलेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और यहाँ से जो है सन की
किरण आ रही है, ठीक है। तो ये बोला है कि भूमध्य रेखा से, यानी इट इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से इंक्रीज होकर जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है सूर्य ताप। तो इंक्रीज तो नहीं होता क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा ताप होता है, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है। तो जैसे जैसे जो है हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो भी किरण है, जो भी हमारी इंसोलेशन है वो कम होती चली जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। इसमें हमें करेक्ट बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is the range of insolation received on the earth's surface? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की सीमा है? तो यहाँ पर हमें इंसोलेशन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उनकी रेंज पूछी है। तो क्या रेंज होती है इसकी, इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर जो रेंज आती है इंसोलेशन की वो कितनी होती है, 320 वॉट मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पोल्स पर कितनी आती है, 70 वॉट मीटर स्क्वायर। तो पोल्स पर हमारी कम इंसोलेशन जाती है और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है। तो हम रेंज क्या हो जाएगी, 70 से 320 वॉट मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी जो आने वाली सौर विकिरण है उसके बारे में बताना कि कौन सा कथन जो है सत्य है। फर्स्ट है हमारा, द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर रिसीव मोर इंसोलेशन देन द सरफेस ऑफ लैंड। सॉरी गाइस। यानी समुद्र के पानी की सतह भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्य तब प्राप्त करते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि जो इंसोलेशन होती है वो समुद्र के पानी, यानी जो समुद्र का पानी होता है भूमि की सतह की तुलना में अधिक प्राप्त करती है। यानी देखो जो इंसोलेशन होता है, जो भी सूर्य से जो भी एनर्जी आती है, आप देखोगे कि समुद्र का पानी जो होता है वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। यानी ये स्टेटमेंट हमारी गलत दी हुई है। धरती जो हमारी लैंड होती है वो बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी जो है ठंडी हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए लैंड सरफेस लूज हीट वेरी क्विकली थ्रू आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत तेज़ी से गर्मी खो देती है। मैंने अभी बताया जो हमारी लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्टली जितने भी अभी आए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से करने हैं आपको। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्य तप की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा जो है कौन से रीजन के अंतर्गत आता है। सबसे पहला है पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र में तो नहीं आता है, ठीक है। फिर है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, कोल्ड रीजन के अंतर्गत भी नहीं आएगा और टेम्परेट रीजन के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन होता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है। और ये वाला पार्ट, ये वाला यानी सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत हमारी जो है सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आती है। क्यों आती है, इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर जो है बादल नहीं होते। देखो यहाँ पर जो है सन की डायरेक्ट रेज आती है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर बारिश यानी रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा इंसोलेशन नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो कहाँ पर होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बादल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है। इसने बोला है, मान लो एक ये लोहे की रोड है, ये आगे से जो है आग वगैरह में रखी है, यहाँ पर किस में रखी है, आग वगैरह में रखी है। देखो जब ये गर्म होगी, इसने बोला है ये जो अपनी हीट है यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है हमारे पीछे वाले भी जो है गर्म होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लड़कियों को पता होगा,
जैसे सब्जी बनाते वक्त जो भी हमारी करछी होती है वो अगर थोड़ी सी देर अगर हम पैन या कढ़ाई वगैरह में रख देते हैं तो पीछे वाले तक भी जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी पीछे से भी वो गर्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके अंतर्गत क्या रहता है कि जब तक यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक जो है हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गर्म पानी लेके उसे किसी भी पैन के अंदर, ग्लास में अगर मान लो गर्म पानी है, उस पैन में रख दो आप ठंडे पानी के अंतर्गत उस गर्म पानी को, तो देखोगे दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक, मतलब एक टाइम पर अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर आपको सेम मिलेगा। यानी ये क्या होता है? ट्रांसफ़र करना होता है हीट को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एडवेक्शन। संवहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें एडवेक्शन के बारे में बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो एडवेक्शन क्या होती है? जब एयर की मूवमेंट जो है हॉरिजेंटल होती है। कैसी होती है? हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी जब हवा हमारी इस तरह से जब बहती है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमारी क्या होती है? एडवेक्शन बोलते हैं उसको हम। और जो आप दिन और रात में जो भी वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी डे और नाइट के अंतर्गत जो भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है वो किस वजह से मिलती है? एडवेक्शन की वजह से, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ सिमिलर टू फ्लक्स, यह फ्लक्स के समान होता है। देखो फ्लक्स क्या होता है? जब इस एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ का, किसी भी जैसे हवा का, पानी का मूवमेंट होता है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट अकर्स एट अ पॉइंट रेदर देन थ्रू द साइड ऑफ वॉल्यूम। यह आयतन के किनारे से होकर नहीं बल्कि एक बिंदु पर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? When a property is carried along the flow, it is advected। जब कोई गुण प्रवाह के साथ बहता है तो उसे संवहित कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है एडवेक्शन के बारे में बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है इनकरेक्ट पूछी थी तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले इसके अंतर्गत हमारे 3 ये वर्ड थे। कौन कौन से थे? एक था हमारा कंडक्शन, एक था हमारा क्या था? कंडक्शन था। कंडक्शन में क्या था? जब हमारी जो एनर्जी, जो हीट ट्रांसफ़र होती थी वो तब तक होती थी जब तक दोनों पॉइंट्स पर जो है हमारा इक्वल टेम्परेचर नहीं होता था, ठीक है। यानी जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर जो हीट ट्रांसफ़र होती थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र होती थी उसे हम कंडक्शन बोलते थे। एक हमारा है कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब क्या होता है? वर्टिकल हीटिंग होती है, इस तरह से जब हीटिंग होती है इस तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, ठीक है। एडवेक्शन क्या होता है? जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है। एक चीज़ और याद रखनी है, कन्वेक्शनल ओनली ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म आपको समझनी ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड लैटिट्यूड रीजन द डायरनल वेरिएशन इन वेदर इज़ ड्यू टू, यानी मध्य अक्षांश क्षेत्रों में मौसम में दैनिक परिवर्तन का कारण होता है। तो मैंने अभी बताया जो डे और नाइट के अंतर्गत जो भी वेरिएशन आता है वो किसके अनुसार आता है? एडवेक्शन के, ठीक है। तो हमारा इसके अंतर्गत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यानी दिन और रात के अंतर्गत जो भी मौसम के अंतर्गत बदलाव आता है वो एडवेक्शन की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट बजट ऑफ द अर्थ इज। तो यहाँ पर हमें हीट बजट के बारे में बताना है, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इज ग्रेटर देन द हीट लॉस्ट बाय द अर्थ। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा खोई गई ऊष्मा से अधिक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। हीट बजट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, यानी सूर्य से जो भी हमें एनर्जी या रेडिएशन प्राप्त होती है उसका जो है रिफ्लेक्ट बैक करना। यानी अगर 100% जो है हमें एनर्जी प्राप्त हुई है तो 100% जो है मतलब वापस रिफ्लेक्ट करना। ना तो हमारी जो अर्थ होती है ना तो ज़्यादा गर्मी अब्जॉर्ब करती है और ना ही ज़्यादा सर्दी अब्जॉर्ब करती है, यानी वो जो है
टेम्परेचर के अंतर्गत एक बैलेंस बनाकर चलती है, ठीक है। तो यही हमारा हीट बजट होता है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इज़ लेस दैन दैट ऑफ हीट लॉस्ट बाय अर्थ। तो मैंने अभी बताया ग्रेटर और लेस का कोई भी मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इज़ इक्वल टू द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अमाउंट ऑफ हीट इज़ नाइदर रिसीव और नोर लॉस्ट। देखो ये तो नहीं होगा, तो इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें थर्ड जो है ठीक हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इज़ इक्वल टू द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ। यानी जितनी हीट जो है हमारी पृथ्वी रिसीव करती है, ठीक है, उतनी जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह कुछ यहाँ पर शायद कन्फ्यूज़न है, तो मैंने आपको बता दिया है हीट बजट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सपोज 100 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। मान लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में 100 इकाई सौर विकिरण प्रवेश करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखो पहला दिया है रेडिएशन लॉस टू स्पेस थ्रू द स्कैटरिंग विल बी हायर देन द रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड। यानी बिखराव के माध्यम से अंतरिक्ष में खोया विकिरण बादलों द्वारा परिवर्तित विकिरण से अधिक होगा। या फिर अप्रोक्सीमेटली 20 यूनिट ऑफ रेडिएशन विल बी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह द्वारा लगभग 20 इकाई विकिरण प्राप्त किया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन समझते हैं हम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना किसी भी क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमारी जो है 100% मान लो इंसोलेशन सूर्य तप जो है पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है एग्जाम्पल से हमसे पूछा है। तो इसमें क्या हुआ, मान लो 100 यूनिट जो है इंसोलेशन प्राप्त हुआ। इसमें से क्या होता है 35% यूनिट जो है मतलब धरती पे पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। यानी धरती पर पहुंचने से पहले ही जो है आसमान में स्पेस में वापस भेज दी जाती है, ठीक है। इस 35 में से जो है 27 तो मतलब जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, बादल वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और 2% जो है स्नो कर देती है, और बाकी बची हुई जो है हमारे आइस वगैरह है अर्थ पर वो कर देती है, ठीक है। तो अब देखो 100 यूनिट में से 35% तो रिफ्लेक्ट बैक कर दी, तो एब्जॉर्ब कितने की, 100 में से 35 गया तो कितने की 65, ठीक है। 65 जो है हमारी अर्थ ने एब्जॉर्व कर ली। अब मैंने आपको बताया हीट बजट के अंतर्गत जो हमारी अर्थ है वो ना तो मतलब रखती है, मतलब वो अपने एक टेम्परेचर को बैलेंस बनाकर रखती है। यानी जितनी भी ऊपर से इंसोलेशन वगैरह आती है वो दोबारा उसे रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो अब इस 65 यूनिट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी वो समझना है हमें। इस 65 में से जो है 14 यूनिट एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है वो एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। फिर 65 में से 14 गए तो कितने बचे 51 यूनिट, ठीक है। 51 यूनिट जो है अब हमारी अर्थ दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे करेगी 51 यूनिट, ठीक है। रिफ्लेक्ट किस फॉर्म में करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में करती है। मैंने आपको बताया है जो भी अर्थ सरफेस से जो वापस जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण बोलते हैं। अब इस 51 को कैसे जो है वापस रिफ्लेक्ट करेगी वो देखते हैं। इस 51 में से 17 यूनिट ऐसी है जो डायरेक्टली जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्पेस में, ठीक है। और बच जाएगी हमारे पास 34 यूनिट जो कि एटमॉस्फेयर जो है एब्जॉर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्व कर लेता है। और फिर इस एब्जॉर्व को भी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना आपको, इसमें से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसने पूछा था, क्या पूछा था इसने कि रेडिएशन लॉस टू स्पेस थ्रू स्कैटरिंग विल बी हायर देन द रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड। यानी जो क्लाउड द्वारा रिफ्लेक्ट होता है और जो स्पेस द्वारा स्कैटरिंग द्वारा रिफ्लेक्ट होता है वो हायर होता है क्लाउड से। देखो हायर नहीं होता, क्लाउड से कितना होता है 27%। मैंने बताया था ये किससे होता है, 27% क्लाउड से होता है, और 2% किससे होता है, स्नो से होता है, और बाकी का आइस से होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 20 यूनिट ऑफ रेडिएशन विल बी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, यानी 20 यूनिट रेडिएशन जो है हमारी अर्थ सरफेस जो है रिसीव करती है। तो ये भी हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कितने परसेंट यूनिट जो है एब्जॉर्व करती है, हमारी 65 यूनिट जो है एब्जॉर्व करती है। तो सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 नाइदर 1 और नाइदर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था DSSB के अंतर्गत। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अभी बता देती हूँ मैं। देखो टोटल 100 यूनिट आई, उसमें से 35 यूनिट तो डायरेक्ट जो है स्पेस में चली गई, ठीक है। 27% तो क्लाउड की तरफ से और 2% मतलब स्नो वगैरह ने रिफ्लेक्ट कर दी। हमारे पास बची 65 यूनिट जो है हमारी अर्थ ने एब्जॉर्व कर ली। इस 65 यूनिट को जब रिफ्लेक्ट करने लगे, इसमें से 14 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व कर ली और 51 हमारे पास बच गई। फिर इसे जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट बैक करना था, जिसमें से 17 यूनिट डायरेक्टली जो है रेडिएट हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और 34 यूनिट एब्जॉर्व कर लेता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर द्वारा टोटल एब्जॉर्व कितना किया गया। देखो एक तो यहाँ पर किया गया 14 और कहाँ पर किया गया 34। तो कितनी एब्जॉर्व की गई, 4 और 4 8, 3 और 1 4, यानी 48 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर जो है एब्जॉर्व कर लेता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा Why does only approximately half of the solar energy emitted toward the earth ever arrive at the surface? पृथ्वी की ओर उत्सर्जित सौर ऊर्जा का लगभग आधा भाग ही सतह पर क्यों पहुंच पाता है। तो मैंने अभी बताया था 100 में से जो हमारी 65% है वही जो है सतह पर पहुंच पाती है, 35% जो है कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती। तो इन्होंने पूछा कि ये जो 65% है यानी आधा भाग ही क्यों पहुंच पाता है, ये कंप्लीट 100 यूनिट जो है मतलब धरती पर क्यों नहीं पहुंच पाते। तो ये हमें बताना है। फर्स्ट है द रेस्ट इज़ लॉस्ट इन ट्रांजिट थ्रू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस, यानी जो बाकी बची हुई है शेष भाग अंतरिक्ष के निर्वात में पारगमन के दौरान नष्ट हो जाता है। तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ये गलत हो जाएगा। द रेस्ट इज़ लॉस्ट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ स्लोअर दैन द एटमोसफियर इन द वैक्यूम, यानी शेष भाग नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में वायुमंडल में धीमी होती है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है द रेस्ट इज़ एब्जॉर्व बाय द एटमोसफियर और रिफ्लेक्टेड इनटू द स्पेस, यानी शेष भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है या फिर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो यही हमने पढ़ा था कि 35 जो यूनिट है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस विदाउट हिटिंग द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि कितनी सोलर इंसोलेशन ऐसी है जो हमारे अर्थ सरफेस को हीट नहीं करती और पहले ही जो है वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है, यानी बिना अर्थ पर पहुँचे जो है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कितने परसेंट थी, 35% थी, यानी 35 यूनिट ऐसी थी जो अर्थ पर नहीं पहुंच रही थी, उससे पहले ही उसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है द अल्बिडो ऑफ ए सरफेस रेफर टू। किसी सतह का अल्बिडो क्या होता है। इट्स इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता नहीं। इट एबिलिटी टू रेडिएट हीट, यानी हिंदी में भी देख लेते हैं, ऊष्मा विकिरण करने की उसकी क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो एल्बिडो हमारा क्या होता है, इट इज़ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना ही, यानी इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा एल्बिडो कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता को क्या बोलते हैं, हम एल्बिडो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस प्रोड्यूस मैक्सिमम एल्बिडो। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है।
तो यहाँ पर पूछा है कि एल्बिडो क्या होता है, इंसोलेशन का जो भी शॉर्ट वेव है उसको रिफ्लेक्ट बैक करना, यानी सौर विकिरण को रिफ्लेक्ट बैक करना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एल्बिडो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हमारे स्नो एरिया के अंतर्गत पाया जाता है। आप वहाँ पर देखोगे इंसान जो है काले चश्मे पहनकर वो करते, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, if incoming short wave solar radiation is 100%, then the heat budget of the atmosphere comprises of dash solar radiation। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण अगर 100% है तो वायुमंडल के ताप बजट में सौर विकिरण का शामिल है। तो मैंने बताया था आपको एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो है कितनी सोलर रेडिएशन जो है एब्जॉर्व करता है हमारा, वो करता है हमारा 48%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड हैज़ नो सरप्लस नो डेफिशिट हीट बैलेंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में कोई अधिशेष और कोई घाटा वाला ताप संतुलन नहीं है। नो सरप्लस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो कौन से लैटिट्यूड है तो वो हमें बताना है। तो कौन से लैटिट्यूड है, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 38 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, 40 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे 38 डिग्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान पर तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर देखो, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप सबको पता है अक्षांश, समुद्र से दूरी, या फिर वायु द्रव्यमान, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखो, लैटिट्यूड हर जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल हर अक्षांश पर जो है अलग से टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेटर पर देखोगे तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, पोल्स पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुंदर से दूरी। अब देखो, मान लो यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पर आपका घर है, जितनी दूरी पर आपका घर होगा उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो मतलब कम होता जाएगा टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक होता है। नेक्स्ट है, एयर मास का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर। तो यहाँ पर जो है नोट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक कर लेना, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन के साथ कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आंसर देख लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर आर कनेक्टेड बाय मैप लाइंस कॉल्ड एज। समान दाब वाले बिंदु मानचित्र रेखाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इक्वल प्रेशर से जब हम किसी लाइन को कनेक्ट कर लेते, यानी मान लेते हैं यहाँ पर भी 10 प्रेशर है, यहाँ पर भी 10 प्रेशर है, यहाँ पर भी 10 प्रेशर। अगर इस पॉइंट को हम मिला देते हैं इक्वल प्रेशर वाले को, तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखो, जब हम इक्वल प्रेशर वाली लाइन को मतलब कनेक्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, लेकिन जब हम इक्वल टेम्परेचर वाली लाइन को ज्वाइन करते हैं, किसको, इक्वल टेम्परेचर वाली लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आइसोथर्म्स होते हैं ये लैटिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, यानी अक्षांश के बिल्कुल समानांतर होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डेफिसिट ऑन मैप बाय इमेजिनरी लाइन नोन एज। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी जब हम वायुमंडलीय दाब को मानचित्रों पर एक काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब हम दाब को मानचित्र पर एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था आइसोबार बोलते हैं। प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोथर्म्स जब हम सेम टेम्परेचर की तापमान की लाइनिंग को जोड़ते तब हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंक्रीज इन टेम्परेचर
विथ इंक्रीज इन हाइट इज़ नोन एज, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का व्युत्क्रमण। नॉर्मल एक हमारा होता है नॉर्मल लैप्स रेट, जब हाइट के साथ जो है हमारा टेम्परेचर जो है कम होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाता है, यानी हाइट के साथ साथ जो है आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सुटेबल फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तापमान व्युत्क्रमण के लिए उपयुक्त है, यानी हाइट के साथ साथ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर ये होगा? क्लियर स्काई एंड काम एयर, यानी साफ आसमान और शांत हवा। लॉन्ग विंटर नाइट एंड क्लियर स्काई एंड काम एयर, लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। या फिर लॉन्ग विंटर नाइट एंड क्लियर स्काई, लॉन्ग विंटर नाइट एंड काम एयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें जो है सारे पॉइंट जो है दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन इज़ नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। विश्व के किस भाग में वर्ष भर तापमान उल्टा होना सामान्य है, यानी जहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है नॉर्मल है वो बताना है। तो हमारा जो है पोलर रीजन के अंतर्गत, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है इन्वर्जन जो है सामान्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एयर चेंज टू इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडी जलवायु में वायु निकासी क्या करती है? तो बताना है हमें एयर ड्रेनेज क्या करता है ठंडे क्लाइमेट के अंतर्गत। इट कीप डस्ट पार्टिकल एलिवेटेड, यह धूल के कणों को ऊपर रखती है। या फिर इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट डैमेज, यह पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है इसमें ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।